न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 साइंस का एक नया चैप्टर। इस वीडियो में इस चैप्टर का एक फ्रैक्शन ही कंप्लीट हो पाएगा और आगे की वीडियोस में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। हर बार की तरह एक वीडियो में एक चैप्टर नहीं ख़त्म हो पाएगा। किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस। लिविंग बीइंग ग्रोथ करते हैं, लिविंग बीइंग में न्यूट्रिशन पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। लिविंग बीइंग्स रिस्पायर करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक बहुत ही बेसिक लाइफ प्रोसेस है और न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? लिविंग बीइंग हैं। तो न्यूट्रिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड एंड एनर्जी। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको परफॉर्म करनी पड़ती हैं कुछ एक्टिविटीज़, और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है फूड से। तो इसीलिए एक लिविंग बीइंग फूड को एक्वायर करता है और उस फूड से एनर्जी को कंज्यूम करता है। न्यूट्रिशन से ही मिलता जुलता शब्द है न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या है? फूड में प्रेजेंट वो सब्सटेंस जिसको कि एक लिविंग बीइंग को ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत होती है हमें। सब्सटेंस फाउंड इन फूड, वो सब्सटेंस जो फूड में प्रेजेंट होगा, दैट इज़ एसेंशियल फॉर अ लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग के लिए वो एसेंशियल होता है, यानी कि अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है और भी हैं। न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये टॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मतलब खुद से, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेगा। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है, देखिए हेटरोट्रॉपिक किससे बना? हेटर प्लस ट्रॉप मतलब अदर्स। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग बीइंग पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा, वो होगा मोड हेटरोट्रॉपिक का। अब जो प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉपिक में दो कैटेगरी आती है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक। और इधर हेटरोट्रॉपिक में एक होता है इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। अब पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं मोड्स पर ही बात करनी है बारी बारी से। लेकिन इस चैप्टर को हम यहाँ से शुरुआत करें, मतलब इससे पहले कि हम फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करें, इससे पहले हमें समझना होगा कि सेल क्या होता है। देखिए, जिस तरीके से एक घर, एक हाउस बना होता है रूम्स से, और वो रूम्स का, उन रूम्स का कंपोनेंट होता है वॉल, और वो वॉल्स बनी होती हैं ब्रिक्स से, यानी ईंट से। तो इस तरीके से ये देखा गया कि जो हाउस है, ब्रिक उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसी तरीके से जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म बना होता है ऑर्गन सिस्टम से। इसका मतलब ये है कि जैसे एक पूरी बॉडी हमारी, अगर हम अपने आप को इमेजिन करें, हम भी एक ऑर्गेनिज्म ही हैं, तो हमारे अंदर कई सारे सिस्टम हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। अब इन हर एक सिस्टम में कुछ ऑर्गन होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? हमारा माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ऐसे ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई। तो ऐसे ही कोई भी ऑर्गन सिस्टम हो, वो बना होता है कुछ ऑर्गन्स से, और वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो बने होते हैं टिश्यू सिस्टम से, और वो टिश्यू सिस्टम बने होते हैं टिश्यू से। हालांकि यहाँ पर मैंने एक पार्ट गायब कर दिया है। जनरली कहीं कहीं हमको ये भी देखने को मिलता है कि ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। और टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यू बने होते हैं सेल से। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर हम दोनों केस को कंपेयर करें, हाउस और ऑर्गेनिज्म में, जिस तरीके से ब्रिक्स क्या है, हाउस की स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी तरीके से सेल भी क्या है, हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सेल को ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? सेल। ये है सेल की डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि जो बनावट है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। ये तो हमें पता चल ही गया कि स्ट्रक्चर अगर देखा जाए एक ऑर्गेनिज्म का, तो ये रहा पूरा चेन,
ऑर्गेनिज्म बना ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से, ऑर्गन टिश्यू से, टिश्यू सेल से। अब यहाँ पे सेल क्या है, स्ट्रक्चर में तो सबसे बेसिक है, सबसे छोटी है, स्ट्रक्चर यहीं से शुरू हुआ। जैसे कोई भी लैंग्वेज अगर हम बुक कोई ओपन करते हैं तो बुक्स बने हैं चैप्टर से, चैप्टर में पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ में लाइन्स है, लाइन्स में वर्ड्स हैं, वर्ड में सेंटेंस, वर्ड में लेटर्स हैं, लेटर और ब्रेक नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से ये है सेल, स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया है, देखिए हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो सारे फंक्शन सेलुलर लेवल पर भी परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब अगर हम फूड ले रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं वो सारा प्रोसेस एक सेल करती है। मतलब इसको समझते हैं कि दूसरे एग्जांपल से, सपोज हम बात कर रहे हैं किसी मैच की और हमने ये कहा कि भाई इंडिया जीत गई। तो इंडिया जीत गई का मतलब क्या हुआ, इंडिया जीती का मतलब इंडिया के प्लेयर्स ने खेला और प्लेयर्स की जीत हुई। इस तरीके से हम बोलते हैं कि इंडिया की जीत हुई। उसी तरीके से एक एक सेल काम कर रही तो हम बोलते हैं कि भाई पूरी बॉडी काम कर रही है। मतलब फंक्शनल यूनिट भी क्या है, एक सेल है। जैसे खेल में पे आपने देख लिया, एक एक प्लेयर खेलेगा तब जाके पूरी टीम जीतेगी तब हम बोलेंगे कि इंडिया जीत गया। उसी तरीके से तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कुछ थ्योरीज भी हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं इस पर, लेकिन अभी उस बातों पर हमें डिस्कस नहीं करना है। बस एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, सब कुछ बना होता है सेल से। प्लांट भी सेल से बने हैं, एनिमल भी सेल से बने हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है, प्लांट्स की सेल थोड़ी अलग होती हैं, एनिमल्स की सेल कुछ अलग तरीके से होती हैं। दोनों सेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम पहले एनिमल सेल देख लेते हैं कि ये एनिमल सेल कैसे दिखाई देती है। और ये सेल का एक एनिमेटेड फिगर है। और तो देखिए सेल में होता क्या है, सबसे बेसिक यहाँ पर चीज़ क्या है कि एक सबसे बाहर होती है कवर। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक कवर है। जैसे बॉल होती है, बॉल में कवर लगी होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कवर है जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन के और भी नाम हैं जिसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए सबसे पहली बात, सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इसके जो और नाम है वो भी लिख लिए जाए, तो सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा, ये दूसरा नाम इसका लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि सबसे बाहर वाली कवर, आउटर मोस्ट कवरिंग। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो भाई वीडियो बहुत हो जाएगा लंबा, बस इतना समझना है कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब काम आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये कवर है तो अंदर वाले मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, फिलहाल बहुत सारे काम हैं लेकिन डिस्कस नहीं करेंगे हम, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इस सेल के अंदर यहाँ पर रेड कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, ये जिसके अंदर ब्लू कलर का भी कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये जो रेड कलर दिख रहा है पूरा, ये बड़ा सा, इसको काटा भी गया है ना। अगर आप देखें तो ये इसको हमने काट भी लिया है ताकि उसके अंदर का जो ब्लू पार्ट है वो भी दिखाई दे जाए। तो ये जो रेड कलर का चीज़ आपको दिखाई दे रहा है अंदर इसके बड़ा सा, वो है न्यूक्लियस, दैट इज़ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर भी एक कवर लगी है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझना है कि बाहर एक कवर थी जिसका नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर एक और गोला दिखाई दे रहा है लाल रंग का। लाल ही नहीं होता है, बस यहाँ पे लाल रंग का दिखाई गया है क्योंकि ये एनिमेटेड फिगर है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस आपका, यहाँ लिखा है और ये बना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है बनाने में, ये फिगर गलत है। आप कह रहे होंगे कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि मैं फिगर को गलत बोल रहा हूँ। जी हाँ, फिगर गलत है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। ये जो अंदर ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है इसको न्यूक्लियस बोला गया है, जबकि वो ब्लू कलर का न्यूक्लियोलस होता है। तो ये पूरा जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, ये जो न्यूक्लियस वाली एरो आई है उस ब्लू वाले पार्ट तक, इसको हम कर लेते हैं केवल रेड तक। अब आप देख सकते हैं फिगर करेक्ट हो गया है। तो ये रेड कलर वाला पूरा क्या है, न्यूक्लियस। और वो जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो होता है न्यूक्लियोलस।
और यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस के बाहर भी एक कवर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बहुत कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें बनी हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें और हैं। पहला, एक लिक्विड है, यहाँ पर एक लिक्विड है जिसको बोलते हैं साइटोसोल। और जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये पार्ट, ये वाला, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। इन सब का एक कॉमन नाम है, इनका अपना अपना पर्सनल नाम है। किसी का माइटोकॉन्ड्रिया, किसी का लाइसोसोम, किसी का गोल्जी अपैरेटस, किसी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन सब को एक कॉमन नाम दिया गया है, सेल ऑर्गेनल। और ये सारे सेल ऑर्गेनल एक लिक्विड में तैर रहे हैं, उस लिक्विड का नाम है साइटोसोल। और वो लिक्विड और ये सेल ऑर्गेनल, इन सब को मिला करके साइटोप्लाज्म बोला जाता है। अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाएगी। देखिए कहाँ लिखा जाए इसको, यहाँ पे मैं बात कर रहा था सेल कैसे बना है। तो सेल के अंदर पहली चीज़, तीन चीज़ें हैं। एक है आपका सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर की क्या है, कवर। उसके बाद उसके अंदर एक लिक्विड पार्ट है और उस लिक्विड में कुछ चीज़ें तैर रही हैं। दोनों को मिला करके हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और तीसरी चीज़ होती है न्यूक्लियस। तीसरी चीज़ क्या होती है, न्यूक्लियस। मतलब अगर ये एक सेल है और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस, तो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, सब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर कुछ लिक्विड पार्ट होगा और इस लिक्विड में बहुत तरह के क्या होंगे, ऑर्गेनल्स तैर रहे होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर के, अलग अलग शेप के, अलग अलग फंक्शन के। और इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं ऑर्गेनल। और ये लिक्विड, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें हैं, एक लिक्विड और उस लिक्विड में तैरने वाली कुछ चीज़ें। तो तैरने वाली चीज़ों का नाम क्या है, सेल ऑर्गेनल, और लिक्विड का नाम क्या है, साइटोसोल। तो भी लिख दे रहा हूँ मैं, साइटोसोल जो एक लिक्विड पार्ट होता है और उसके अंदर कुछ चीज़ें तैर रही होती हैं जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। दैट्स इट। अब और आपको यहाँ पर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है एक प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी सेम चीज़ें होती हैं, बाहर एक कवर होगी जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर लेकिन एक और ख़ास बात है कि उस मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और मेम्ब्रेन होती है। जैसे कई बार हम क्या होता है, मार्केट में जब चीनी खरीदने जाते हैं, चीनी अगर 1 किलो लेनी होती है कोई दिक्कत नहीं, एक ही पॉलिथीन लेके चले आते हैं। कई बार चीनी में 5 किलो लेनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जब चीनी ज़्यादा होती है, 5 किलो चीनी होगी तो पॉलिथीन डबल करवा लेते हैं। तो इस सेल में भी क्या है, अंदर मटेरियल ज़्यादा है तो इसको भी डबल कवर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक कवर जो वहाँ पे था एनिमल सेल में, वो भी यहाँ पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर एक और कवर होगी जिसको बोलते हैं सेल वॉल। मतलब यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होती है, पहला सेल मेम्ब्रेन होती है, दूसरा क्या हो जाता है, सेल वॉल हो जाती है। और अंदर का भी स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसी में पाई जाती हैं, मतलब प्लांट में पाई जाती हैं, लेकिन एनिमल में नहीं पाई जाती। फिलहाल बस इतना बहुत है सेल के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का फिगर आपको दिखेगा सेल का। यहाँ पर क्या है, सेल का कुछ ग्रुप बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये रहा न्यूक्लियस, मतलब अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोला गया है न्यूक्लियस, ये वाला। और न्यूक्लियस के आसपास जो चीज़ें यहाँ पर बनी हैं उनको बोला गया है साइटोप्लाज्म, और कवर को नाम दे दिया गया है सेल मेम्ब्रेन। बस एनसीईआरटी में बस इतनी चीज़ बताई गई हैं। आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो उससे पहले हमें समझना है कि लीफ जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिलहाल लीफ का ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। कि इसको बोलते हैं पेटियोल, और ये होती है मिड रिब, और ये बगल वाली होती हैं साइड वीन्स, या इसी मिड रिब को हम लोग मेन वीन भी बोलते हैं। ये हैं साइड वीन्स। और ये पूरा पार्ट ये हमारा जो खाली है उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। खाली नहीं है, मतलब वहाँ पर वो पूरा है लीफ ब्लेड। आगे वाला पार्ट होता है अपेक्स। बस ये है लीफ का ऊपरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम इसी लीफ को काट देते हैं, किस तरीके से काटें, मतलब एक पत्ती है,
और बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ से इसको काट दिया जाए, तो काटने से सामने जिस तरीके से दिखाई पड़ेगा उसको जूम किया जाए। मतलब देखिए ये एक लीफ है, वेट, ये एक लीफ है और इसको यहाँ से काट दिया गया है और इसको सीधा करके सामने देखें और उसको जूम किया जाए तो ये फिगर आपको नज़र आएगा यहाँ पर, जो ये वाला बना है फिगर। तो देखते हैं फिर लीफ में क्या क्या होता है। सबसे ऊपर एक लेयर होगी, एक परत होगी जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। एक्चुअली क्यूटिकल क्या होता है, देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो इनकी पत्तियाँ एक सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं क्यूटाइल, और वो होता है एक वैक्सी सब्सटेंस। वैक्सी का मतलब जो मोम जैसा हो, और मोम का पता है आपको काम क्या होता है। फिलहाल मोम को हम लोग जलाते हैं रोशनी के लिए, लेकिन यहाँ पर मोम का एक और काम होता है, चिकनाहट देना, या ऐसा कह सकते हैं वाटर रेजिस्टेंस बनाना। तो प्लांट्स क्यूटाइल इसलिए रिलीज करते हैं ताकि पत्तियाँ क्या बने, वाटर रेजिस्टेंस। क्लियर है। कई बार अपनी पत्तियों में देखा होगा कि उसके ऊपर ऐसे पानी की बूंद चिपकी रहती है और ज़रा सा भी हाथ लगाने पर वो पानी की बूंदें बहुत आसानी से गिर जाती हैं। वो उस पर चिपकी नहीं रहती, आराम से बस रखी रहती हैं, बस थोड़ा सा एंगल टेढ़ा करना होता है और वो पानी नीचे। तो पत्तियों को वाटर रेजिस्टेंस कौन बनाता है, एक वैक्स की लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी लेयर है, मतलब वैक्स की एक लेयर। उसके नीचे ये देखिए कुछ सेल्स का ऐसे आपको ग्रुप दिखाई देगा, ये सेल्स हैं जिसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ये सारी जो सेल्स हैं मिल करके क्या बनाती हैं, अपर एपिडर्मिस। और उसके नीचे ये देखिए ये हैं सेल्स बहुत सारी, ये भी सारी सेल ही हैं, और ये हैं मीसोफिल सेल्स। बस आप इतना समझ सकते हैं कि ये बस सेल्स हैं, बस नॉर्मली, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर। और ये रेड कलर का और ये ब्लू कलर का, रेड वाला है जाइलम और ब्लू वाला है फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या है, ये बस एक ट्यूब्स होती हैं। जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मिनरल, फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल को, मतलब इसकी एक डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब ये हर दिशा में फूड को कैरी करता है। और इस पूरे बंडल को हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। बस उसके नीचे अगेन ये क्या है, एपिडर्मिस, और नीचे वाली एपिडर्मिस इसलिए इसका नाम हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस। और बीच बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर, यहाँ ये सब है एयर स्पेस। दूसरे फिगर में बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, जो एनसीईआरटी का फिगर है। ये फिगर क्लास 10 से लिया गया है। तो पहले तो आपको लीफ नॉर्मली दिखाई गई है कि ये मिड रिब है, और ये लीफ ब्लेड, इसको लैमिना भी बोलते हैं, ये वीन्स हैं। और जाइलम फ्लोएम, यहाँ पर क्या है, जाइलम फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं इसको। अब इसी पार्ट को यहाँ जूम किया गया, किस पार्ट को, ये देखिए ये इस पार्ट को यहाँ पर जूम किया गया और इतना बड़ा फिगर आपके सामने है। तो सबसे ऊपर क्या है, वैक्स की लेयर जिसको वैक्सी क्यूटिकल बोलते हैं, उसके नीचे एक सेल होती है जिसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर नीचे होती हैं बहुत सारी सेल्स। ये सब क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये भी एक सेल है। अब इन सेल को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहला, उस सेल के अंदर भी हरे हरे आपको कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे। इन हरे पार्ट्स को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक सेल के अंदर जो हरा हरा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और अगर आप अपर एपिडर्मिस को देखें तो एक थोड़ा सा डार्क कलर का कुछ दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। और इन सेल में भी देखिए यहाँ पर भी, जैसे इस वाली सेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी हरा पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरह का सेल ऑर्गेनल है। हम पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गेनल क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, मतलब लिक्विड पार्ट में। और इसी क्लोरोप्लास्ट के बगल में आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई देगी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो थोड़ा डार्क है। तो एक सेल में आपको दो चीज़ें दिखाई गई यहाँ पर, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। बीच में बहुत सारे एयर स्पेस हैं और नीचे यहाँ पर इस सेल को और इस सेल को बोला गया है गार्ड सेल। ये दोनों है गार्ड सेल। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो स्पेस बन रहा है, ये स्पेस इन्हीं की अनुमति से ही खुलता और बंद होता है। और इसी स्पेस को हम बोल देते हैं स्टोमेटा। इसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे,
स्टोमेटा बोलेंगे। देखिए स्टोमेटा कोई एक ऑर्गन नहीं बल्कि एक ओपनिंग का नाम है। स्टोमेटा बस एक ओपनिंग का नाम है, जो जिस ओपनिंग को कंट्रोल कौन करता है, दो सेल्स करती हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल। एक स्टोमेटा के लिए दो सेल लगती हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। और बस ये नीचे लेयर क्या हो गई, लोअर एपिडर्मिस। आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्टोमेटा का अलग से एक स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सेल्स हैं बस। ये एक सेल है, ये पहली सेल है, ये इधर एक, और ये दूसरी सेल। तो इन्हीं दोनों सेल के मिलने से क्या बनता है कि स्टोमेटा। जब ये गार्ड सेल्स, और इनको बोलते हैं गार्ड सेल, जब ये गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, आपस में नज़दीक आ जाएंगी। तो जब दूर हो जाएंगी तो स्टोमेटा खुल जाएगा। तो ये वाला है ओपन स्टोमेटा, ये वाला है क्लोज स्टोमेटा, ओपन क्लोज्ड। और ये बीच में जगह है, इसी को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। पोर का मतलब छेद। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक गार्ड सेल के पास बहुत सारे हरे हरे क्या दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। और एक थोड़ा सा किस कलर का कह सकते हैं कि पीले रंग का, ये देखिए ये दिस इज न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, जिसको भी मैं काला कर रहा हूँ, ये क्या है, न्यूक्लियस। या एक मिनट रेड से दिखाया जाए, ये है न्यूक्लियस। और उसके बगल जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको भी और बड़ा करते हैं। ये रहा क्लोरोप्लास्ट का एक बड़ा फिगर। क्लोरोप्लास्ट समझना जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी में होता है। तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मतलब क्लोरोप्लास्ट में यहाँ भी क्या रहती हैं, कुछ परतें, मतलब कवर। इन कवर्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मल्टी मेम्ब्रेन मतलब कई लेयर है। आउटर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। मतलब दो तीन कवर लगी है। ये एक बाहर वाली, फिर एक ये अंदर वाली, उसके अंदर फिर ये एक, और इन सबका नाम भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको कुछ प्लेट्स नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो एक प्लेट है, इस एक प्लेट का नाम होता है थाइलाक्वाइड। और जब ये प्लेट्स आपस में स्टैक होकर के एक स्टैक बनाती हैं तो एक स्टैक को बोलते हैं ग्रैनम। सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। ये रहा ग्रैनम। एक स्टैक का नाम क्या है, ग्रैनम। ऐसे अगर इसका प्लूरल बोला जाए तो प्लूरल होगा ग्रैना। तो ग्रैनम क्या है, सिंगुलर, और ग्रैना क्या है, प्लूरल। और एक प्लेट का नाम क्या है, थाइलाक्वाइड। जैसे यहाँ पे एक प्लेट क्या है, यहाँ पर ये एक प्लेट थाइलाक्वाइड है। और पूरी जब ये स्टैक पूरा ढेर लग जाएगा तो इसको बोलेंगे ग्रैनम। यहाँ भी एक लिक्विड पार्ट होता है जो यहाँ पर भरा होता है इस पूरे साइटोप्लाज्म में, सॉरी पूरे क्लोरोप्लास्ट में। उस लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। दो ग्रैना को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं लैमेला। तो ये स्ट्रक्चर था एक क्लोरोप्लास्ट का। अब बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। मतलब यहाँ पे सनलाइट को जो है कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, फूड, मतलब इसके इस्तेमाल से। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट, ग्रीन प्लांट्स ऑन इट्स ओन यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जब एक पौधा सनलाइट और क्लोरोफिल के इस्तेमाल से अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये है फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक क्यों, क्योंकि ये खुद बनाएगा। फोटो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट लगेगी। तो इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं। रॉ मटेरियल में देखिए सबसे पहली चीज़ है सनलाइट, जो कि हमें मिलती है सन से। वाटर की ज़रूरत होती है जो कि हमें मिलता है सॉइल से। और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो हमें एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। अब ये सनलाइट को पकड़ने का काम करेगा कौन। देखिए अभी जब हम यहाँ पर देख रहे थे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड क्या है, यहाँ पर एक प्लेट का नाम है, हालांकि प्लेट नहीं बोलते हैं, बस समझाने के लिए। तो इन थाइलाक्वाइड्स पर पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे पिगमेंट। एक्चुअली ये ग्रीन होते हैं लेकिन मैं रेड बना रहा हूँ, ग्रीन बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं। यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे पिगमेंट पाए जाते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं। और इन ग्रीन पिगमेंट्स को बोलते हैं क्लोरोफिल। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर
ग्रैनम पाया जाता है, मतलब एक स्टैक लगा होता है, वो स्टैक लगा होता है थाइलाक्वाइड्स का, और थाइलाक्वाइड्स पर पाए जाते हैं ग्रीन पिगमेंट। उन्हीं ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो सनलाइट को ट्रैप करने का काम होता है क्लोरोफिल का। आगे लिखा भी है कि ये क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये ट्रैप करता है सनलाइट को और उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। अब बात करते हैं भाई वाटर की। तो वाटर सॉइल से आता है, लेकिन किससे आएगा? रूट से आएगा। रूट से लीव्स तक आता है, किसके थ्रू आता है? जाइलम के थ्रू। जाइलम एक पाइप होती है, उसके अंदर ट्यूब होती है। जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए भाई तो एटमॉस्फेयर से आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आएगा कैसे? तो अभी आपने देखा कि स्टोमेटा लगे होते हैं, तो स्टोमेटा का काम ही क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर चाहे लिख लेते हैं हम, स्टोमेटा का काम एक्सचेंज ऑफ, स्टोमेटा किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या आ गया? CO2। तो हमने देख लिया भाई रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा और कैसे कैसे आएगा, ये भी देख लिया। अब साइट का मतलब ये जो हैपनिंग होगी, ये जो भी रिएक्शन होगी, जो कुछ भी होगा, फूड का प्रिपरेशन होगा, वो कहाँ होगा? तो ये सारा प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन का मतलब कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो भाई देखिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये दोनों कंबाइन करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट होगा यहाँ पर और क्लोरोफिल होगा, इन दोनों की प्रेजेंस होगी। तो उसी CO2 और H2O की हेल्प से यहाँ बन जाएगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और O2 यानी ऑक्सीजन। अब यहाँ पर C6H12O6 यही क्या है? ग्लूकोज। मतलब इस पूरी कहानी के पीछे यही उद्देश्य था, यही पर्पस था हमारा कि हमें ग्लूकोज बनाना था। हमें नहीं, मतलब प्लांट्स को क्या बनाना था? ग्लूकोज बनाना था। लेकिन O2 क्यों बन गया? O2 अपने आप बन गया। तो देखिए, अपने आप नहीं बन गया, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही बना, लेकिन O2 बनाना मकसद नहीं था। फोटोसिंथेसिस का मकसद क्या था? ग्लूकोज बनाना, लेकिन O2 बना उस प्रोसेस में। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ना रही हो फिर भी बने, लेकिन उसका यूज भी हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बना, लेकिन बेकार भी नहीं है। और ये ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा से रिलीज कर दी जाती है। और जो ग्लूकोज होता है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और सिंपल ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और यही रीज़न है कि हम लोग लीव्स को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि पत्तियों में ही क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पूरी होती है। ध्यान रखिएगा, पत्तियों में ही नहीं बल्कि प्लांट का जहाँ भी ग्रीन पार्ट है, कई बार स्टेम ग्रीन होता है, ब्रांचेस ग्रीन होती हैं, तो जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट है वहाँ वहाँ क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। जो डिज़र्ट में प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन का शेप ले लेती हैं, तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा। ओवरऑल जहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन का मतलब वहाँ पर क्लोरोफिल है। देखिए, जहाँ भी ग्रीन कलर है वहाँ पर वो ग्रीन कलर क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल है तो भाई फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। जरूर नहीं कि पत्तियों में ही हो, बस लीव्स को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में ही होता है। कुछ ऐसे मतलब एक्सेप्शन है जहाँ पर लीव्स में नहीं होगा, स्टोमेटा अरे स्टेम में होगा या फिर ब्रांचेज में होगा। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जहाँ पर लीव्स में भी हो रहा होता है, साथ साथ स्टेम में भी हो रहा था, ब्रांच में भी हो रहा था। कुल मिलाकर के हर एक पार्ट की ज़रूरत है बस। जहाँ जो पौधा, जिस पौधे का वो हिस्सा जहाँ हरा है, ग्रीन मतलब फोटो सिंथेसिस, जहाँ ग्रीन होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन का मतलब क्लोरोफिल। अब जो ग्लूकोज है ये ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज जो लीव्स में बन के प्रिपेयर हो गया, या जहाँ भी बना प्रिपेयर हो गया, अब इसको प्लांट के अलग अलग पार्ट में भेजा जाएगा। और ये किसके थ्रू? ये भेजा जाएगा फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम का क्या काम है भाई? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये है फ्लोएम का काम, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में। अब स्टार्च क्या है? ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता है और इनसॉल्युबल होता है। ग्लूकोज क्या होता है? सिंपल लेकिन सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। अब अगर हम खुद एक बार थोड़ा सा होल्ड करें सारी टॉपिक्स को और खुद से एक चीज़ पूछें कि क्या ना होता अगर सन ना होता? सन ना होता तो सनलाइट ना आती, सनलाइट ना आती तो फोटोसिंथेसिस ना होता, फोटोसिंथेसिस ना होता तो प्लांट्स अपना फूड ना प्रिपेयर करते, प्लांट अगर अपना फूड प्रिपेयर ना करते तो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, यानी कि जो प्लांट खाते हैं,
वो भी ना एग्जिस्ट करते, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जो प्लांट खाने वालों को खाते हैं, वो भी एग्जिस्ट ना करते। तो कह सकते हैं कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब सारी एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। अगर हम खाना खा रहे हैं आज तो बिकॉज ऑफ प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया तो बिकॉज ऑफ सन। तो बस वीडियो को यहीं रोकते हैं।